मेरे मामा की गोद ली हुई बेटी दीक्षा जो अनाथ थी वह हमारे घर ही रहा करती थी। मेरी माँ अकेली रहती थी तो वह हमारे घर बचपन से ही रहती थी। हमने साथ खेलना, हंसना, रोना सब कुछ सीखा। मुझे दीक्षा बचपन से ही बहुत पसंद थी। मुझे सिर्फ दीक्षा के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था। वे लड़की थी ही ऐसी, चुप रहती थी, नरम बोलती थी और जब हंसती तो ऐसा लगता जैसे किसी पुरानी खुशबू की तरह दिल में बस जाती। मैं शायद तब नहीं जानता था वो मेरी मोहब्बत बनेगी। लेकिन जब वो 2 दिन के लिए भी मेरी दादी के साथ दादी के मायके जाती तो मेरे दिल में बेचैनी सी होने लगती। वक्त बीतता गया, हम बड़े हुए। मैं कॉलेज जाने लगा। वह भी स्कूल में थी लेकिन हमारी दोस्ती वैसे ही रही जैसे पहले थी। अब फर्क ये था मेरे दिल में एक अजनबी सी बेकरारी होने लगी थी। उसकी खुशी, खामोशी, उसकी आंखों में उदासी मुझे चुभती थी। वह हमेशा शाम को दादी के घर के काम में हाथ बटाती, लेकिन जब भी मैं आता वह जल्दी मेरे सामने आकर बैठ जाती। एक दिन वो बोली, विष्णु, अगर मैं ना रही तो आप मुझे याद करोगे? मैं हंसा लेकिन मेरे दिल में अजीब सा कुछ हुआ। बकवास मत करो, तुम तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। वो मुस्कुराई, कुछ कहने वाली ही थी कि दादी ने उसे अंदर बुला लिया। उसी शाम मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे दीक्षा से शादी करनी है। वह हैरान हुई, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, मैं तो तुम्हारे दादी के भाई की गोद ली हुई लड़की है और अनाथ है। तुम्हें और भी रिश्ते मिलेंगे। मैंने नजरें झुका ली मगर मेरे इरादे पक्के थे। मुझे रिश्ता नहीं, दीक्षा चाहिए थी। कुछ दिनों की बहस करने के बाद माँ मान गई। दादी तो पहले ही खुश थी। दीक्षा जब मेरे साथ ब्याह कर सामने लाल रंग के जोड़े में आई तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी पूरी हो गई हो। हमारी शादी धूमधाम से हुई। सबने देखा, सबने सुना कि विष्णु को उसकी मोहब्बत मिल गई। शादी के बाद जिंदगी सपनों जैसी बीत रही थी। सुबह मेरे लिए चाय बनाती, मैं उसके लिए फूल लाता। विष्णु, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं हंस देता, क्योंकि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी औरत थी। वह शर्माकर नजरें झुका लेती। वह ज्यादा बोलती नहीं थी लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ होता था। कभी खुशी, कभी फिक्र, कभी भगवान से प्रार्थना। एक दिन मैं ऑफिस से देर से आया। दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। आप थक गए होंगे, खाना लगा दूं? मैंने उसका हाथ थाम लिए। पहले तुम बताओ, तुम थक गई होगी, तुम खुश हो ना? वह हल्की सी हंसी। मुझे लगता है मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। मैं उसकी आंखों में झांकते रहा। दिल में बोला, भगवान ये पल कभी खत्म ना हो। और अक्सर छोटी छोटी चीजों पर खुश हो जाती थी। मेरी तनख्वाह मिलते ही उसके लिए चूड़ियाँ ले आता। वह खुश हो जाती। कभी कोई छोटी सी चॉकलेट तो कभी कोई किताब। वह वैसे ही खुश हो जाती जैसे कोई कीमती खजाना उसे मिल गया हो। विष्णु, तुमने मुझे दुनिया का हर खुशी दिया है। मैं कहता, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। हमारे दिन यूं ही बीतने लगे, हफ्ते, महीने। कभी कभी मैं उसके काम में मदद कर देता, कभी हम दोनों दादी के पास बैठकर हंसने लगते। मैं उसे ऑफिस के किस्से सुनाता, वो मुस्कुराती। जब भी मुझे थकान होती वो मेरा सर दबाने बैठ जाती। तुम्हें क्या मिला मुझसे शादी करके? सच्चा प्यार, वह चुप से कहती। एक शाम मैंने उसे ऑफिस पार्टी के लिए तैयार होने को कहा। वो पहली बार मेरे साथ बाहर निकल रही थी। जब वो कमरे से निकली लाल रंग के दुपट्टे में तो मुझे लगा वक्त थम सा गया हो। मोहब्बत वक्त के साथ साथ तेज बढ़ता जाता। जब दीक्षा मेरे घर आई वो मेरा दिल ले गई थी। हर पल, हर सांस जैसे उसकी खुशबू में ढल गई थी। पहला साल खत्म हो रहा था लेकिन मेरी कहानी तो अभी शुरू हुई थी। शादी को 1 साल बीत चुके थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी लेकिन घर में एक चुप्पी सी लगने लगी थी। दादी का व्यवहार तो पहले जैसा ही था लेकिन माँ के चेहरे पर अक्सर सोच का बोझ नजर आने लगा था। एक दिन मैं दफ्तर से वापस आया तो माँ आंगन में बैठी थी। उनके सामने दीक्षा ने चाय रखी थी। तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गया विष्णु, अब कोई खुशखबरी भी देनी चाहिए। मैं बात को हल्के अंदाज में लेना शुरू किया। माँ, थोड़ा टाइम दो, अभी बहुत दिन पड़े हैं, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने चाय का कप रखते हुए कहा, बच्चा जब होगा, जब गोद भरेगी। औरत की इज्जत तभी मानी जाती है जब वो माँ बनती है। मैंने दीक्षा की तरफ देखा। वह नजरें झुकाकर अंदर चली गई। मुझे महसूस हुआ जैसे उसके कदम कुछ ज्यादा ही भारी हो गए। मैं माँ से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए चुप से कमरे में चला आया। उस रात हम दोनों ने बात छेड़ी। क्या आपको लगता है माँ ठीक कहती हैं? मैंने कहा, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मोहब्बत हो। औलाद हो या ना हो, तुम हो, यही काफ़ी है। दीक्षा ने बस एक बार मेरी तरफ देखा, फिर चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में माँ का दबाव बढ़ने लगा। कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती, किसी बाबा के पास लेकर जाती, दुआ ताबीज करवाती, दीक्षा के गले में बांध देती। माँ, आप इन बातों पर विश्वास करती हैं? हर माँ चाहती है उसकी नस्ल आगे बढ़े। मैंने ताबीज दीक्षा को दिया। वह चुप से लेकर रख लेती थी, न कुछ पूछती थी न कुछ कहती थी। एक शाम माँ ने दादी से भी बात छेड़ दी। मेरी बहू बड़ी प्यारी है पर भगवान न जाने कब तक इंतजार करना पड़ेगा। दादी ने साफ शब्दों में कहा, हर चीज वक्त पर हो जाती है, जब भगवान देगा तो हो जाएगा।
लेकिन ये बातें अब घर में हवाओं का मोड़ बदलने लगी थी। पहले दीक्षा खुलकर बात करती थी, अब वो चुप हो गई थी। रातों को वह देर तक जागती रहती थी। कभी कभी आंखें लाल होती मगर कहती कुछ नहीं। मैंने एक बार कहा, दीक्षा अगर तुम चाहो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अभी क्यों? हमें कुछ वक्त और देना चाहिए, शायद सब ठीक हो जाए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। सच तो ये था कि मुझे भी जल्दी नहीं थी, लेकिन अब लोगों की बातें बढ़ती जा रही थी। फिर माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, उनकी सांस फूलने लगी, माँ दर्द में तड़पने लगी। उन्हें अस्पताल ले गए, पता चला हाई ब्लड प्रेशर है, सांस की प्रॉब्लम है। कुछ दिन अस्पताल में रही। दीक्षा बारी बारी देखभाल करती। माँ के आखिरी दिनों में भी वही सवाल थे उनके जुबान पर था, विष्णु मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी औलाद को देख सकूं। मैं चुप हो गया। जवाब तो मेरे पास भी नहीं था, बस उनके चेहरे को चूम कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अगली सुबह वह हमें छोड़कर जा चुकी थी। उनके अंतिम संस्कार पर परिवार के सभी लोग आए थे। मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, देर भी हुई, पर मेरे दिल में कुछ अजीब सा जलने लगा। मेरी माँ की इच्छा पूरी ना हो सकी और ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। उस किस्से के बाद दीक्षा भी चुप हो गई थी। वह अब ज्यादा वक्त दादी के पास बिताती, अक्सर किताबों में खोई रहती। मैं महसूस करता उसने खुद को किसी खोल में छुपा लिया था। एक दिन मैंने घर आकर कहा, चलो बाहर चलते हैं, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर, कोई पहाड़ी इलाके में। वो मुस्कुराई, आपको लगता है हम इस सब से भाग सकते हैं? नहीं ना, लेकिन शायद थोड़ा आराम मिल जाए। हम मनाली चले गए। वहाँ हम लोगों ने 2 दिन बहुत एंजॉय किया। उस पॉइंट पर गए जहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वहाँ के शॉपिंग मॉल में शॉपिंग की, थोड़ा मौज मस्ती किया और वापस आकर दीक्षा ने कहा, आपने ये सब कुछ किया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन दिल का बोझ अभी भी वैसे का वैसा ही है। मैंने उसे गले से लगा लिया। हम एक दूसरे का सहारा थे, बच्चे ना भी हो तो हम एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। वक्त बीतता गया। हमने कुछ चेकअप भी करवाए, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कुछ वक्त लगेगा, परेशान ना हो। लेकिन वक्त ही तो वो चीज होती है जो बीत जाती है और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। अब शादी को 3 साल बीतने वाले थे। आसपास के लोगों की नजरें भी बदलने लगी थी। कुछ रिश्तेदार तो बात बात में ताना भी मारने लगे थे, खुशखबरी कब सुनाओगे भाई, या वैसे ही जिंदगी बितानी है। मैं सुनता और नज़रअंदाज करता, लेकिन दीक्षा सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब वह खुद मुझसे सवाल करती, हमें बच्चा कभी ना हुआ तो भी हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर मैं मुस्कुराता, लेकिन मेरी मुस्कुराहट में विश्वास कम और तसल्ली ज़्यादा होती। ये मकाम था जहाँ मोहब्बत अपनी परीक्षा ले रही थी और मैं भी ये समझता था कि हम ये सब झेल लेंगे, लेकिन ज़िंदगी ने जो सोच रखा था वह हमें मालूम नहीं था। वक्त बीतता गया, हमारी जिंदगी एक चुप्पी में बदलने लगी। मैं सुबह दफ्तर चला जाता, दीक्षा घर में छोटे छोटे काम करती, कभी दादी के पास चली जाती, कभी किताबों में खोई रहती, मगर औलाद ना होने का गम कहीं ना कहीं बाकी था। लेकिन हमने जीने का तरीका ढूंढ लिया था। एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया, दीक्षा किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी। मैंने देखा उसकी रंगत पहले से ज्यादा पीली हो गई थी। मैंने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? उसने नजरें चुराते हुए कहा, बस मौसम की बदलाव की वजह से शायद थोड़ा सा सर्दी बुखार हो गया है। मैंने सर हिला दिया। वैसे मामूली बीमारियां अक्सर हो जाती है। ये सोचकर मैंने बात को वहीं छोड़ दिया। अब अगले दिन जब मैं उठा तो दीक्षा ने नाश्ता भी नहीं बनाया था। वह कमरे में कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। क्या हुआ? रात से बुखार है, खांसी भी है। मैंने उसका माथा छुआ, वह सच में बहुत गर्म था। मैं उसे जल्दी डॉक्टर के पास ले गया, दवाई दिलवाई। बुखार वायरल लग रहा था, दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 2-3 दिन में ठीक ना हुआ तो कुछ टेस्ट करवाऊंगा। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन बुखार और खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा रात वह बार बार उठकर पानी पीती, खांसती। बुखार बहुत तेज थी, खांस खांस कर उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वहाँ कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया, विष्णु साहब, हमें कुछ शिकायतें नजर आ रही हैं, आपको पूरी सच्चाई सुनने के लिए तैयार होना है। मैं थोड़ा परेशान होकर बैठ गया। क्या बात है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आपकी पत्नी को कैंसर है, अभी फर्स्ट स्टेज पर है। मेरे हाथ से फाइल गिर गई। जैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाए, सारे जांच दिखाए, लेकिन उस वक्त जो नजर आया वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पेट में कैंसर था। डॉक्टर ने कहा हमें जल्दी इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। अस्पताल से बाहर निकला, सर्दी के बावजूद पसीने में भीग चुका था। गाड़ी की सीट पर बैठकर मैंने हाथों से चेहरा ढक लिया। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। ये खबर थी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। घर पहुंचा तो दीक्षा सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ? रिपोर्ट आ गई। मैंने नजरें चुराई। बस वायरल है, कुछ कमजोरी है, दवा दी है डॉक्टर ने। वह मुस्कुराई, अच्छा है,
मुझे भी लग रहा था कोई बड़ी बात तो नहीं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ आराम करो, बस ठीक हो जाएगा। उसी रात मैंने खुद से वादा किया कि मैं दीक्षा को सच नहीं बताऊंगा। बहुत कमजोर हो चुकी थी, हालत पहले से भी बिगड़ती जा रही थी। अगर उसे पता चल गया कि वह कैंसर के शिकार हो चुकी है तो वह दिमागी तौर पर बिल्कुल टूट जाएगी। मैंने अगले दिन बड़े अस्पताल में चेकअप करवाया। उसका पूरा चेकअप हुआ और बहुत सारे टेस्ट हुए, जांच हुई। डॉक्टर ने एक महंगा इलाज बता दिया। गांठ का ऑपरेशन किया और हर महीने कीमोथेरेपी की दवाई और टाइम टाइम से अस्पताल में एडमिट होना। अब मेरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दी गई। एक वक्त जो मैं दफ्तर में बिताता था, दूसरा जो अस्पताल से दवाइयाँ रिपोर्ट के बीच बीतने लगा। दीक्षा से हर बारी यही कहता था, बस थोड़ा इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने पूरी आराम करने को कहा। वह मान जाती, कभी शक न करती। मेरे लिए दुपट्टा संभाल कर दरवाजे तक आई थी। तुम थक जाते हो, लेकिन मुझे कभी नहीं डांटते। नहीं, मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसके माथे को चूम लिया। बस मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहता हूँ, बाकी सब फालतू है। घर के खर्च अलग, इलाज के पैसे अलग। मैंने अपना सारा सेविंग निकाल लिया था, दोस्तों से उधार लिया, कुछ जेवर गिरवी रख दिए। दीक्षा को किसी बात की खबर ना होने दी, लेकिन कुछ बातें छुप नहीं सकती। एक दिन वह बोली, विष्णु सच बताइए, मुझे कुछ गंभीर बीमारी तो नहीं? मेरे जिस्म में फर्क महसूस हुआ था, मेरा बुखार, दर्द सब कुछ बदल गया है। मैंने जल्दी बात घुमा दी, तुम बस ज्यादा सोचती हो, हर बीमारी बड़ी नहीं होती, बस कभी कभी वक्त खराब होता है, तुम्हें बस आराम की जरूरत है। वह चुप हो गई, लेकिन मैं जानता था वह अब समझने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था, तब तक हो सके उसे इस टेंशन से बचाकर रखूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बिखरता जा रहा था। दीक्षा का इलाज शुरू हो चुका था। हर हफ्ते अस्पताल जाना, दवाई लाना, टेस्ट करवाना, फिर रिपोर्ट का इंतजार, अगली रिपोर्ट का बंदोबस्त। एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ वक्त हम दोनों ने हिम्मत से काम ली। मैं दफ्तर में और ज्यादा टाइम देने लगा, छुट्टी नहीं लेता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि अस्पताल से सीधा दफ्तर जाता था। काम आंखों में चुभती रहती, लेकिन जुबान पर शिकायत ना होती। एक शाम में घर लौटा तो दादी ने धीरे से कहा, बेटा घर में आटा भी खत्म है, चाय की पत्ती भी नहीं है। मैंने सर हिलाया, पर्स में से पैसे निकाले, अंदर सिर्फ 300 रुपए थे। मैंने वे दादी के हाथ पर रख दिए, इसी में गुजारा करो दादी, बस दीक्षा की दवा पूरी होनी चाहिए। दीक्षा दरवाजे के पास खड़ी थी, शायद उसने सुन लिया था। वह कुछ बोली नहीं, सिर्फ कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मैं तैयार हो रहा था तो उसने चुपके से मेरे कोट की जेब में 8,000 रुपए रख दिए। जब मेरा हाथ जेब पर लगा तो मैं रुक सा गया। कमरे में आकर पूछा, ये कहाँ से आया? वह चुप हो गई। कल मैंने अपनी एक पुरानी अंगूठी बेच दी थी, मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा, तो यही काम आएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसका हाथ थामा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे जीना है विष्णु, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। घर में भूखमरी होने लगी। कई दिन ऐसा होता कि हम सिर्फ चाय पर बिता लेते। दादी अपने मायके से कुछ ले आती। एक रात तो ऐसा भी हुआ कि मैं शाम को घर आया और दीक्षा ने पानी का गिलास पकड़ा दिया। बस यही है आज। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वह कमजोर हो चुकी थी, आंखों के आगे काले रंग पड़ चुके थे, लेकिन वह भी कोशिश करती कि मेरे सामने मजबूत रहे। मैं दफ्तर से कभी बचा हुआ खाना ले आता, कभी दोस्तों से कर्ज ले लेता। महीने के आखिरी में बिजली का बिल, गैस का बिल, सब कागज मेरे सामने घूमते रहते। एक दिन गैस बंद हो गया, दूसरे दिन बिजली कट गया। दादी ने मुझसे कहा, बेटा मैं अपने भाई से कुछ पैसे उधार ले आती हूँ, वह शायद कुछ मदद कर देंगे। मैंने कुछ ना कहा, बस इतना कहा, भगवान है, रास्ता निकाल देगा। दीक्षा अब रातों को जागती, छुप छुप कर रोती। मैं जानता था, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने दीक्षा से कहा, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हम दोनों की मोहब्बत अब एक परीक्षाओं से गुजर रही थी। ना सिर्फ बीमारी, भुखमरी, थकान, बेबसी, सब कुछ हमारी दीवारों के बीच में बस गया था। फिर भी हम साथ थे। अब हम दोनों के बीच शब्द कम हो चुके थे, लेकिन चुप्पी में जो समझ थी वो पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। दफ्तर में मेरा काम बढ़ने लगा था, बराबर छुट्टियां, वक्त पर काम पर ना जाना। बॉस ने एक दिन बुलाकर कहा, विष्णु हम तुम्हारी हालत समझते हैं, लेकिन कंपनी भी चलानी है, हम तुमसे अच्छा काम करने की उम्मीद रखते हैं। मैंने सर झुका लिया, कोशिश कर रहा हूँ सर, हालात थोड़े मुश्किल बीत रहे हैं। उन्होंने मुझे थोड़ी वक्त के लिए छूट दे दी, लेकिन मैं जानता था ये थोड़े दिनों के लिए थी। कभी कभी दिल में सवाल उठता था, क्या हम इस सब से निकल पाएंगे? लेकिन फिर मैं हमेशा दीक्षा को अपने साथ खड़ा देखता और खुद से कहता, जब तक ये साथ है मैं हार नहीं मानूंगा। मोहब्बत, भुखमरी, बीमारी, कर्ज, अकेलापन, सबका बोझ हमारे कंधों पर था, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी थी, और वह उम्मीद सिर्फ दीक्षा की आंखों में नजर आती थी। जिंदगी जिस दोराहे पर चल रही थी वही मेरा रूटीन बन चुका था।
दफ्तर, अस्पताल, दवाई के बिल का कर्ज, घर की चुप्पी। हमारे दफ्तर में एक नई लड़की आई। उसका नाम था साक्षी। वह नई आई थी। पूरा दफ्तर जैसे उसके होने से जगमगा उठा था। वह बात करने में बहुत अच्छी थी और खुश मिजाज थी, खूबसूरत थी। पहली बार जब मैंने उसके रूम में देखा, वह गुलाबी शर्ट में सामने बैठी थी और मेरे एक सवाल पर मुस्कुराकर बोली, सर आपका सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन शायद जवाब आपको बोर कर देगा। मैंने पहली बार कई दिनों बाद खुद को हंसते हुए पाया और नॉर्मल बात करने लगा। उसके बात करने का तरीका, उसकी आंखों का टकराव, सब कुछ अलग था। अगले दिनों में वो मुझसे अक्सर काम के बारे में ही बात करती थी। कभी फाइलें देने आती, कभी चाय के टाइम में मेरे पास बैठ जाती। एक दिन कैंटीन में उसने पूछा, सर आप हमेशा इतना चुप क्यों रहते हैं? मैंने जवाब दिया, चुप्पी वक्त के साथ आदत बन जाती है, शायद दिल की कहानी सुनने वाला कोई नहीं। वह चौंक गई, लेकिन चुप रही। वो मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदलने लगा। मैं साक्षी की मुस्कुराहट का इंतजार करने लगा। वह जब सामने आती, दिल कुछ हल्का महसूस होता। उसकी हंसी मजाक, छोटी बातों पर छेड़ने और खास तौर पर मेरा ख्याल रखना, ये सब कुछ मेरे दिल को छूने लगा था। दीक्षा की दवाई अभी भी चल रही थी, लेकिन मैंने डॉक्टर से मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया। पहले पहले हफ्ते में चला जाता था, अब 2 हफ्ते भी बीत जाते थे। दवा भी कम कर दी। उसकी दवा लगभग रोक दी थी। वजह ये नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बल्कि अब मेरा ध्यान बढ़ चुका था। एक दिन साक्षी ने पूछा, सर अगर आपसे मैं कुछ पर्सनल बातें पूछूं तो बुरा नहीं मानोगे? क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने झूठ नहीं बोला, हाँ, लेकिन जिंदगी बहुत कठिनाई में बीत रही है। वह चुप हो गई। फिर बोली, कभी कभी हम किसी को खुश करने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। मुझे लगा वो मेरी बात समझ गई है। अब मैं साक्षी से दफ्तर के बाहर भी मिलने लगा, कभी कॉफी पिलाने, कभी शॉपिंग करवाने। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आती तो क्या होता? उसने हंसते हुए कहा, पता नहीं, शायद सब कुछ अलग होता। उसी दिन के बाद हमारे बीच संबंध बदलने लगे। अब वह सिर्फ दफ्तर की साथी नहीं रही, अब वो मेरे साथ मेरे घर भी आ जाती थी। जब मैं दीक्षा को देखता तो वो बिस्तर पर लेटी होती, थकी होती, चुप रहती। एक दिन उसने मुझसे पूछा, आज फिर दवा नहीं लाए? मैंने थोड़ा गुस्से से कहा, अब दवा बहुत महंगी हो गई है और कुछ खास फायदा भी नहीं हो रहा। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, विष्णु मैं जी तो नहीं रही, बस चल रही हूँ। कम से कम मेरे लिए कुछ पल आसान कर दो। मैंने पलटकर जवाब दिया, जिंदगी आसान नहीं है, तुम अकेली नहीं हो जिस पर बोझ हो। वह चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। साक्षी अब मेरे लिए जरूरी बन चुकी थी। वो मेरे दिलों की रोशनी थी, रातों का सुकून। मैं अक्सर घर देर पहुंचता, बहाने बना देता, दीक्षा के कमरे में जाना छोड़ दिया था। एक रात दीक्षा ने कहा, क्या तुम मुझसे बोर हो चुके हो? मैंने जवाब नहीं दिया। अगर मैं मर जाऊं तो शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ऐसी बातें मत करो, मैंने ठंडे शब्दों में कहा, मरना जीना तुम्हारे बस में नहीं। उस रात मैंने जानबूझकर साक्षी को फोन किया, कल रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? अब वह सिर्फ एक जिम्मेदारी है, रिश्ता नहीं। मैंने वह सब कह दिया जिसकी गूंज बरसों तक मुझे खाती रहेगी। साक्षी की खामोशी, उसकी आंखों की नमी, सब कुछ मैंने नजरअंदाज करना सीख लिया था। और जब कोई इंसान ऐसी बातें बनाना सीख ले तो वह धीरे धीरे सब कुछ खोने लगता है, मगर उसे उसका पता बहुत देर में चलता है। मेरे लिए वह देर बहुत जल्द आने वाली थी, जिसका मुझे अभी अंदाजा तक नहीं था। एक दिन शाम को मैं घर देर से आया। दीक्षा दरवाजे के पास बैठी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे, सिर्फ चमड़ी और हड्डी रह गई थी। बुखार बहुत तेज था, आज उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कोट उतारते हुए कहा, हर दिन दवा नहीं खरीदी जाती, तुम्हें तो लगता है तुम्हारा कोई इलाज नहीं। वह चुप हो गई, नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, मैं कोशिश करती हूँ कुछ न मांगू, लेकिन जिस्म साथ नहीं दे रहा तो क्या करूं? अब वो गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा था, मगर निकाल उस पर रहा था। वह चुप से बिस्तर पर चली गई। रात को मैंने खाने के लिए बैठा, उसने कुछ नहीं खाया। मैंने गुस्से में कहा, शायद तुम्हें लगता है तुम भूखी रहोगी तो मुझे एहसास दिलाओगी। वह कुछ देर चुप रही, बड़ी मुश्किल से कहा, नहीं, सिर्फ भूख नहीं है। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ था। साक्षी का मैसेज आया, आज कहीं घूमने का प्लान बना लो, छुट्टी ले लो। मैंने जल्दी जवाब दिया, ठीक है, लोकेशन भेज दो। और दीक्षा को कह दिया, दफ्तर में मीटिंग है, देर हो सकती है। उसने बस हाँ में सिर हिलाया। साक्षी के साथ घूमने चला गया। वापस आकर जब कमरे में दाखिल हुआ तो दीक्षा का बदन बेजान सा लग रहा था, चेहरा पूरा सफेद और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने पानी पिलाया तो बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, आज शायद कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने फोन देखा, बैटरी खत्म हो चुकी थी, अभी नहीं जा सकता। फोन चार्ज होने दो, बस थोड़ी देर के लिए ले जाओ, मैं खुद वापस आ जाऊंगी। दीक्षा, तुम समझती क्यों नहीं हो, इलाज महंगा है और फायदा कुछ भी नहीं है, तुम्हें खुद ही अब ये समझ लेना चाहिए। वह बिल्कुल चुप हो गई, बस आंखों से आंसू बह निकले।
अब क्या तुम मेरी दवा भी बंद कर दोगे? नहीं, अब नहीं, मैं थक चुका हूँ। उसने सिरहाने से कंबल खींचा और चेहरा छुपा लिया और मैं बाहर बालकनी में जाकर बैठ गया, जैसे कुछ बोझ हल्का हुआ हो। अगली दोपहर दादी ने बताया, दीक्षा रात भर नहीं सो पाई थी, तुम्हारा इंतजार करती रही। क्या मैं हर वक्त उसके सामने बैठा रहूं? मेरे पास और भी तो काम है ना। दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुमने मोहब्बत की थी, उसका एहसान तो चुका दो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी, पानी भी बड़ी मुश्किल से पी पाती थी। एक दिन मैंने कहा, क्या हालत बना ली है अपनी, जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ गई हो। मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ जीना चाहा था तुम्हारे साथ। मैंने चुप रहने को अच्छा समझा, लेकिन दिल में एक ख्याल उठने लगा, काश ये सब खत्म हो जाए। और शायद मेरे इस ख्याल को वक्त ने सुन लिया होता, क्योंकि आगे जो हुआ वो मेरी सोच से भी 2 कदम आगे था। सुबह नाश्ता करना भी जरूरी नहीं समझा। साक्षी ने रात को ही कहा था कि आज वो मुझे एक खास जगह ले जाएगी। शहर से थोड़ा बाहर मैं तैयार होकर निकला। दादी दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, दीक्षा की तबीयत बहुत खराब है, रात भर सो नहीं सकी। मैंने जल्दी में जवाब दिया, मैं वापसी पर देख लूंगा, एक जरूरी मीटिंग है। दादी ने कुछ कहना चाहा, मगर मैं जा चुका था। गाड़ी में बैठते हुए साक्षी ने खुश होकर कहा, आज सिर्फ तुम मेरे हो, कोई फोन नहीं, कोई तनाव नहीं। हमने शहर से बाहर एक खूबसूरत जगह पर वक्त बिताया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, कुछ तस्वीर भी ली। साक्षी ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। मैं सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि इस घर को भी, जहाँ एक कमजोर सांस लेती हुई औरत बिस्तर पर पड़ी थी। शाम को वापस आते हुए साक्षी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस यही चाहता हूँ, एक नई जिंदगी तुम्हारे साथ। मैं साक्षी के घर पहुंचा तो अपना मोबाइल चार्ज पर लगाया, देखा तो दादी के बहुत सारे मिस कॉल थे। मैंने कॉल बैक किया। उन्होंने कहा, विष्णु जल्दी आओ, दीक्षा की हालत बहुत खराब है। मैंने दादी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या आज वो खत्म हो गई? घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ तो दादी सोफे पर बैठी हुई थी, चेहरे पर गहरी चुप्पी थी। क्या हुआ, तुमने देर कर दी विष्णु? दीक्षा अब नहीं रही। ये सुनते ही एक पल को जैसे सब कुछ सुन हो गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं टूटा। कोई आह नहीं निकली, न आंखें भीगी। मैं बस बैठ गया, गिलास में पानी डाला और एक घूंट लेकर बोला, शायद यही ठीक था। दादी ने हैरानी से मुझे देखा। तुम्हें दुख नहीं हुआ क्या? वह तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, सिर्फ सांस बाकी थी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुप हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे रिश्तेदार भी आ गए। दीक्षा के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा कि हम दीक्षा को अपने घर ले जाना चाहते हैं, वहां पर उसका अंतिम संस्कार होगा। मैंने अपने कंधे उचका दिए। दादी के भाई बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। तुम अपनी पत्नी की लाश घर पर छोड़कर बाहर रंगरलिया मना रहे हो। मैं मजबूर था और अब कुछ फर्क नहीं पड़ता विष्णु। तुम सिर्फ पति नहीं थे, एक जिम्मेदार आदमी भी थे, लेकिन तुमने तो इंसानियत भी छोड़ दी। मैंने नजरें चुरा ली। अब बातें करने का वक्त नहीं, अंतिम संस्कार करना हो तो करो। मुझे कल विदेश भी जाना है, एक जरूरी काम है। मामा हैरानी से मुझे देखने लगे। दादी ने सर झुका लिया। ठीक है, हम ले जाते हैं। दादी ने अपना सामान पैक किया। दादी के साथ दीक्षा को ले जाने लगे। मैं सोफे पर बैठा रहा, हाथ में चाय का कप और दिल में एक अजीब सा सुकून। दादी जाते जाते बोली, भगवान तुम्हें माफ करे विष्णु। जिस औरत ने सब कुछ बर्दाश्त किया, तुमने अपना पति होने का कर्तव्य नहीं निभाया। मैं चुप रहा। दीक्षा की लाश घर से निकल चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया, मोबाइल निकाला और साक्षी को फोन किया। सब खत्म हो गया, तुम्हें अफसोस है? साक्षी ने पूछा। नहीं, एक बोझ था जो अब उतर गया। अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वे हंसी। तो फिर चलिए कहीं पार्टी करते हैं, मैंने जवाब दिया। चलो। रात को फ्लैट में अकेला बैठा था। कुछ देर लगा, जैसे सब कुछ वैसा ही जैसा चाहता था। सुकून, आजादी, साक्षी, लेकिन एक चुप्पी थी जो दीवारों पर चीख रही थी। दीक्षा की सांस, उसकी वह आखिरी विनती, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। सब कुछ याद आया, लेकिन मैंने अपने उस ख्याल को जल्दी से झटक दिया। दीक्षा के मौत के 1 साल के बाद मैंने साक्षी से शादी कर ली, लेकिन साक्षी ने कहा कि मैं शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी अब और खर्च करने का। मैंने साक्षी से शादी मंदिर में की। वह दुल्हन बनकर तैयार थी, जैसे एक गुड़िया हो। सबकी निगाहें उस पर थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने सब कुछ हासिल कर चुका हूँ। शुरू के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल बीत गए। हम शहर से बाहर घूमने गए, महंगे होटलों में शॉपिंग की, खाना खाया, हंसी मजाक किया। साक्षी हर दिन नया कपड़ा, नई ज्वेलरी और नई तस्वीर चाहती थी। विष्णु, मेरे लिए ये वाला ब्रांड का बैग ला दो, सब दोस्तों के पास है, ये बहुत महंगा है। अभी कुछ दिन रुक जाओ, तुमने वादा किया था कि मेरे सारे सपने पूरे करोगे, अब पैसों की बात क्यों? मैं चुप हो जाता और कुछ दिन के बाद वही चीज खरीद कर ले आता। मेरे क्रेडिट कार्ड की हद खत्म होने लगी थी। दफ्तर में भी अब वही पुरानी समस्या, वक्त की कमी। एक दिन दफ्तर से वापस आया
साक्षी सोफे पर बैठी हुई थी, सामने ब्यूटी पार्लर का बिल रखा था। ये क्या है? मैंने कहा था तुम थोड़ा खर्च कम करो। मैंने अपने लिए खर्च किया, किसी और पर नहीं, लेकिन ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर मैं वो पत्नी बन जाऊं जो दिन भर बिस्तर पर पड़ी पड़ी सिसकती रहती थी। तुम्हें वैसा ही चाहिए ना? मैं एक पल को सुन रह गया। ये शब्द मेरे सीने में तीर बनकर चुभे थे। शायद उसने जानबूझकर कहा था, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने दीक्षा को लेकर ताना दिया था। रात को मैं नींद में बड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने में भीग चुका था। सपने में वही मंजर था, दीक्षा का चेहरा, बेहोशी में आखिरी शब्द, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने पानी पिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क सुनसान थी, लेकिन दिमाग शोर से भरा हुआ था। दिल में एक बेनाम खालीपन महसूस होने लगा था। अगले दिन दफ्तर में काम पर ध्यान नहीं दे पाया था। मीटिंग में बॉस ने कहा, विष्णु तुम्हारा काम पर ध्यान नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है, तुम्हारी परफॉर्मेंस पर ऑफिस में कई सवाल उठ रहे हैं, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। शाम को घर आया तो साक्षी ने एक नए ड्रेस सूट में तैयार बैठी थी। चलो आज एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, मुझे वही लेना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा आराम करना है। तो मैं अकेली जाऊंगी, सब हंसेंगे मुझ पर। हंसने दो, मैं नहीं जा सकता। दरवाज़ा जोर से बंद करके निकल गई। मैं सोफे पर बैठा रहा। दीक्षा के वह आखिरी शब्द याद आने लगे। वह कभी नाराज नहीं होती थी, कभी कोई जिद नहीं करती थी। आज एक ऐसी औरत मेरे सामने थी जो सिर्फ लेना जानती थी। मैंने फ़ोन उठाया, गैलरी खोली और पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में दीक्षा मेरे साथ चाय का कप लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह मंजर उस वक्त आम सा लगा था, लेकिन आज वही सब कुछ अलग लग रहा था। साक्षी नया मोबाइल खरीद लाई थी, उसका मैंने पेमेंट कर दिया था। साक्षी थोड़ी नाराज़ थी। वो कहने लगी, अगर मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ तो तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे रानियों की तरह रखो। अगली सुबह मैंने बैंक अकाउंट चेक किया, बैलेंस करीब करीब ख़त्म हो चुका था। मैंने हिसाब लगाया, पिछले 1 साल में कितना खर्च हो चुका था, जितना तो मैंने दीक्षा की बीमारी में भी नहीं लगाया था। वे साक्षी के मेकअप और शॉपिंग और पार्लर में लग चुके थे। अब मैं दूसरी नौकरी तलाश कर रहा था। मेरे दोस्त ने बताया, विदेश में एक वैकेंसी खाली है, तुम चाहे तो वहाँ अपना इंटरव्यू दे सकते हो। मैंने हामी भर ली। वीज़ा भी बहुत जल्दी आ गया था। मेरा सब कुछ पूरा हो गया था। साक्षी को वीज़ा मिलते ही खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह दिन रात खुशी में झूम रही थी। नई जगह होगी, ब्रांडेड कपड़े होंगे, अच्छे मॉल होंगे। वह सिर्फ फैशन की बातें करती रहती। बस मैं तो ये सोच रही हूँ, लंदन में पहली शॉपिंग कहाँ से शुरू करूँगी। चलो साक्षी, पैकिंग करो। शॉपिंग तो सालों साल होती रहेगी। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। वहाँ जाकर मेरा नया स्टेटस होगा। सबको दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। बस सर हिला देता। अब बहस करना भी बेकार लगता था। अंदर से एक अनजाना सा दुख होता रहता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। हमने हिंदुस्तान से फ़्लाइट ली और कई घंटे लगे। हम लंदन पहुंच गए। पहली बार विदेश का एक्सपीरियंस था, लेकिन थकान से ज़्यादा दिमाग में दफ्तर के पहले दिन की फिक्र थी। एक नई शुरुआत थी, एक नया दौर था। होटल, सबके बीच साक्षी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। यही तो जिंदगी विष्णु, यही तो मकाम है जहाँ मुझे पहुँचना था। अब यहाँ काम भी तो करना है। हाँ हाँ, तुम काम करो, मैं जीऊँगी। अगले दिन कंपनी पहुँचा। वहाँ की बिल्डिंग देखते ही मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। वह हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग था। एक नौजवान लड़की ने मेरा स्वागत किया। सर, आपकी मुलाकात दीक्षा मैडम से तय की गई है। ऊपर वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं अभी। जी मैडम। मैं जल्दी लिफ्ट चढ़ा। दिल में एक अजीब सा एहसास था। लिफ्ट के आईने में खुद को देखता, टाई और अपने जैकेट को ठीक किया, दरवाज़ा खोला, वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। एक पल के लिए कदम रुक गया। सामने जो औरत खड़ी थी वह पलटकर मेरी तरफ देख रही थी और मैं सांस लेना भूल गया। वह बिल्कुल दीक्षा जैसी थी। लंबे बाल, वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। उसने अंदर आने को कहा। विष्णु, मेरा दिमाग जम सा गया। मैंने जल्दी अपने दिमाग को झटक दिया। ये कैसे हो सकता है? वो मेरी तरफ आई, मुझसे मुलाकात की। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। आपको मैंने पहले कहीं देखा है। हो सकता है, कई लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा जाना पहचाना लगता है। बार बार उसे देखता रहा, नजरें हटाने का नाम नहीं ले रहा था। आपका नाम, आपको मेल पर सब कुछ बता दिया गया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये नाम, ये चेहरा, क्या? मैं बोलते बोलते रुक गया। वह एक पल को चुप रही, फिर बोली, बैठो, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। मैं बैठ गया, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। वह सामने फाइल खोलकर कुछ समझ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बस उसकी आवाज़, उसकी हरकत, उसके जिस्म पर थी। ये मुमकिन नहीं था। दीक्षा मर चुकी थी। मैंने खुद उसको मरा हुआ देखा था। दादी, सबने उसे मरा हुआ कहा था। फिर ये कौन थी? मीटिंग खत्म हुई। उसने कहा, मुझे उम्मीद है आप हमारे माहौल में जल्द ढल जाएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। आपको एक बात कहनी है। जी क्या? हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं अकेले में? यह ऑफिस है और यहाँ पर्सनल बातें नहीं होती। उसकी आवाज़ ने मुझे और ज़्यादा उलझा दिया।
मैं दफ्तर से निकला तो साक्षी बाहर खड़ी थी। कितनी देर लगा दी? मुझे लगा कि तुम सीओ की खूबसूरती में खो गए हो। मैं कुछ नहीं बोल पाया। उसके मजाक पर हंसी भी नहीं आई थी। बस अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। गाड़ी चलाते हुए बार बार दिमाग में वो चेहरा घूमता रहा। मुझे तो लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं, बस थका हुआ हूँ, या फिर उस सीईओ ने तुम पर जादू कर दिया है। चुप करो साक्षी, सच में वो दीक्षा है। इतना सब कुछ सेम नहीं हो सकता। वह जिंदा कैसे? मेरे दिल में एक बात कही, ये इत्तेफाक नहीं, कुछ है जो छुपा हुआ है और मैं अब उसके जड़ तक पहुंचे बगैर चैन से नहीं बैठ सकता। ये कोई इशारा नहीं था, शायद एक सजा जो मेरे पापों का हिसाब लेने आई थी। अगले दिन मैं मामूली के हिसाब से ऑफिस पहुंचा। मेरे चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। दिल में बहुत दर्द था। मैं सारी रात आंख नहीं झपक पाया था। उसका चेहरा, उसका बोलना, ये सवाल मेरे दिल को हिलाकर रख दिया था। वह कैसे जिंदा है? अगर वह कोई और है तो इतनी मिलती जुलती क्यों लग रही थी? रिसेप्शन पर पहुंचा तो लड़की ने कहा, सर आपको जल्दी से मैडम के केबिन में बुलाया गया है। मैं दिल थामकर अंदर दाखिल हुआ और वो मेज के पीछे खड़ी बिल्कुल हूबहू दीक्षा थी। उसका खुद पर भरोसा। इस बार उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और पहचान के एहसास को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने कहा, बैठो। मैं चुप से बैठ गया। मैं आपकी फाइल को देख रही थी। हमें अफसोस है कि आपके पहले कंपनी से कुछ रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें आपके कुछ लेन देन घोटाले पर शक है। मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हैं आप? आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। आपने कंपनी के फंड को अपने पर्सनल खर्च में इस्तेमाल किया, कुछ गैर कानूनी तरीके से मंजूर करवाए। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, ये कोई साजिश हो सकता है, लेकिन हमारी पॉलिसी के हिसाब से हम ऐसे किसी उम्मीदवार को नौकरी नहीं दे सकते। मैंने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, आप ये सब मेरे साथ पुरानी बातों की वजह से तो नहीं कर रही? वे पल भर को रुकी, फिर बोली, पर्सनल मामले माफ किए जा सकते हैं और मैं तो यहाँ पर प्रोफेशनल लोगों को लेती हूँ। इतने में दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। कद लंबा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसके पास जाकर खड़ा हो गया। ये मेरे होने वाले पति हैं, मनोहर। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने उस आदमी को देखा। उसके चेहरे पर वह तसल्ली था जो एक सच्चा मोहब्बत करने वाले इंसान के अंदर होता है। आपका होने वाला पति। मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ, बचपन के मेरे दोस्त भी मेरे लिए उस वक्त सहारा बने जब मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा सांस उखड़ने लगा। मैं कुर्सी से उठकर एक बार फिर उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। क्या आप दीक्षा हैं? उसने एक पल को आंखें बंद की, फिर एक ठंडी सांस ली और बोली, मुझे नहीं मालूम तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी जगह नहीं विष्णु। मेरे कदम लड़खड़ा गए और लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। जैसे मेरे पैरों में जान नहीं रही। सीढ़ियाँ उतरते हुए दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। उस रूम से निकलकर सड़क किनारे आकर खड़ा हुआ। आसपास शोर था, गाड़ियां थी, लोग थे, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। मेरे पति हैं, मनोहर। जेब से फोन निकाला और हिंदुस्तान का नंबर डायल किया। हेलो दादी, सब ठीक है? इतनी रात गए, बस एक बात पूछनी है। एक बात जाननी है, पूछूं? दीक्षा क्या सच में मर गई थी? फोन के दूसरे तरफ चुप्पी छा गई। ये कैसा सवाल है? दादी और मामा झट से बोले, मैं जानना चाहता हूँ, क्या वह जिंदा है? क्या उसे किसी ने बचा लिया था? दादी की आवाज भारी हो गई। तुम्हें अब क्यों याद आ रही है ये सब? क्योंकि मैं अभी उस जैसी औरत से मिला हूँ। उसका नाम भी वही है, शक्ल भी, आवाज भी, सब कुछ वही। दादी ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, विष्णु, मैं अब ये बोझ नहीं उठा सकती। वह जिंदा थी। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। क्या उस दिन जब दीक्षा मायके गई थी तो वो मरी नहीं थी? बस सांस बहुत कमजोर थी। डॉक्टर ने कहा था शायद बच जाए। वे लोग जल्दी उसे शहर ले गए, इलाज करवाया और वे बच गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हमें लगा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने तो उसकी लाश पर भी अफसोस न किया। तुमने तो खुद उसे मार दिया था, वक्त से पहले। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। सामने सड़क पर गाड़ियां चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह विदेश में बर्तन फैक्ट्री की मालकिन थी और वह शादी भी करने वाली है। वह खुश है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो यही चाहिए था ना कि तुम्हारी जिंदगी से चली जाए और तुम आज़ाद हो जाओ। मैंने गलती की थी। गलती नहीं विष्णु, तुमने जुर्म किया था और कुदरत ने इंसाफ कर दिया। दादी ने कहा। कुछ पलों की चुप्पी के बाद एक और बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो, तुम्हारी पत्नी को जहर दिया गया था और वह जहर देने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी दूसरी पत्नी साक्षी थी। क्या यह सच है? हाँ, मेरा जिस्म कांपने लगा था। फिर आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? दादी फिर हंसी और बताने लगी, क्या करते? दवाई बंद करने वाले पति को धन्यवाद कहती। तुम तो पहले ही फैसला कर चुके थे कि वह मर चुकी है। मैं चुप हो गया। दादी ने बताया कि उन लोगों ने यहाँ पर इलाज करवाया। डॉक्टर ने उसे जल्दी ठीक करने के लिए विदेश की सलाह दी और उसको तुरंत इलाज शुरू हुआ।
धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक होने लगी। फिर उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की। मेरे भाई ने उसको पूरा सपोर्ट किया और कुछ सालों में वह अपने असली माँ बाप के जायदाद संभालने लगी। वह लड़का मनोहर तुमने देखा ना, तुम्हारी कंपनी में वही था। तुम्हारे जाने के बाद मेरे भाई के बिजनेस से भी जुड़ा हुआ था। दीक्षा का साथ दिया और छोटे से कारोबार को इतना बड़ा बना लिया। फिर उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है। बस तुम्हारे तरफ से डिवोर्स का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आंखें मूंद ली। अजीब से दर्द में पड़ गया था। मेरी नजरें सड़क पर चलती गाड़ियों पर थी, मगर दिमाग किसी और जगह भटक रहा था। दादी, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैंने कॉल पर कहा। अब वह तुम्हारी नहीं विष्णु, अब उसका एक नया जहां है और तुमने खुद ही उसे उस तरफ धकेल दिया था। मुझे उससे माफी मांगनी है। माफी सब कुछ ठीक नहीं करती बेटा, कुछ जख्म सिर्फ वक्त दफन करता है, माफी नहीं। फोन बंद हो चुका था। साक्षी फ्लैट पर वापस पहुंच चुकी थी, हाथ में शॉपिंग बैग, चेहरे पर थकान। कहाँ थे तुम? फोन क्यों बन जा रहा था? मैंने घर पहुंचते ही दरवाजा उसके मुंह पर मारा और धीरे से कहा, क्या तुमने दीक्षा को जहर दिया था? वह पल भर में बिल्कुल सुन्न हो गई, फिर हंसी। ये सवाल क्यों? अब अचानक जमीर जाग उठा। सच बताओ। हाँ दिया था, एक गोली दी थी, दवा के साथ मिक्स कर दी थी, लेकिन वो मरी नहीं। तुमने ही तो कहा था फायदा नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ जल्दी कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आई? क्योंकि वह लड़की तुम्हें जिंदगी से खींचकर पीछे ले जा रही थी और मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहती थी। फर्क सिर्फ समय का था। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर अब हम अलग हो रहे हैं। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तुमने जिस मोहब्बत की बुनियाद पर यह सब किया वह अब तुम्हारे साथ नहीं और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वह मुस्कुराकर कहने लगी, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं विष्णु, शायद अब आएगा भी नहीं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। अब सब कुछ सामने आ चुका था, जो मैंने खो दिया था। मैं कई दिन बिस्तर पर रोता हुआ पड़ा रहा, खुद से जंग लड़ता रहा। शर्मिंदगी, एक अंदरूनी दर्द का बोझ, सब कुछ रोक नहीं पा रहा था। लेकिन आखिरकार एक सुबह मैं दीक्षा की कंपनी दोबारा गया। मैं किसी के परमिशन बगैर सीधा उसके ऑफिस की तरफ बढ़ा। रिसेप्शन पर लड़की ने मुझे रोकने की कोशिश की। सर, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, बस 1 मिनट, एक आखिरी बात कहनी है। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है। वो मेज के पीछे बैठी थी। सामने मनोहर, उसका पति, भी मौजूद था। उसने मुझे देखा। आंखों में हैरानी नहीं थी, जैसे वह जानती थी मैं आऊंगा। बैठ जाओ विष्णु। मैं चुप से बैठ गया। सामने वाले सोफे पर कुछ पल सिर्फ चुप्पी रही। कैसे आना हुआ? उसकी आवाज बिल्कुल वैसे ही थी। माफी मांगने आए हो? बड़ी मुश्किल से कहा। दीक्षा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने तुम्हें बीमारी में अकेला छोड़ा, तुम्हारे सच को झुठलाया, तुम्हें जिंदा होते हुए भी मरने के लिए छोड़ दिया। वह कुछ नहीं बोली। मैंने सब कुछ दादी से जान लिया। आज इस मुकाम पर पहुंची हो, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं माफ करूंगी? उसने सवाल किया। उसके शब्द नॉर्मल निकल रहे थे। बस दिल चाहा कि तुम जान लो मैं अब वो नहीं रहा। तुम अब कुछ नहीं रहे विष्णु। तुमने अपनी जिंदगी से खुद सब कुछ निकाल दिया। तुम्हें याद है, जब मैं दवा मांगती तो तुम कहते थे कि फायदा नहीं, जब रोती थी तो तुम कहते थे कि मरने ही वाली हो। मैंने सर झुका लिया। तुम्हें पता है मैं क्यों बच गई? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे अंकल और मनोहर जैसे लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे इंसान समझा, बोझ नहीं। उसकी आवाज ऊंची हो गई। मैं तुम्हारे लिए उस दिन मर गई थी जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंसते हुए मेरे सामने आए थे। मैं उस दिन मरी थी जब तुमने कहा था काश मेरे माँ बाप होते, तुम मुझे वापस भेज देते। तुमने मुझे मरी हुई समझकर छोड़ दिया, लेकिन मैं जिंदा थी और मुझे जिंदगी ने फिर से गले लगा लिया। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंसू नहीं बचे। शायद अब रोना भी फालतू लग रहा था। तुम अब माफी मांगने आए हो, लेकिन तुम्हारी माफी मेरे जख्मों को नहीं भर सकती। तुम्हें मेरी बद्दुआ लगी है विष्णु। वह मेरे बिल्कुल पास आई थी, धीरे से बोली, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। मोहब्बत तुम्हें तरसाएगी और तुम पल पल मरोगे। मैंने कांपते हुए कहा, क्या तुम दिल से बद्दुआ दे रही हो? ये बद्दुआ उस दिन दिल से निकल रही थी और मैं चीख रही थी। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुड़कर, तुम खुश होना और तुम्हारी दौलत, क्योंकि मैं तुमसे अलग हो गई। और आखिरी बार अब मुझे डिवोर्स भेज दो, ताकि मैं मनोहर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। मेरा दिल एक पल को बैठ गया। मैं वापस अपने फ्लैट में आया। मेरी पहली पत्नी भी डिवोर्स ले चुकी थी। दूसरी पत्नी भी डिवोर्स लेकर मेरे सारे पैसे, हर चीज लेकर चली गई थी। अब मैं जानता था बस यही मेरे पापों की सजा है। एक दिन जिसमें अजीब सी थकन महसूस हुई, डॉक्टर के पास गया। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। विष्णु साहब, आपके कुछ टेस्ट हुए हैं, शायद तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे। तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं थी, डॉक्टर ने नॉर्मल से कहा। मगर मेरे लिए ये शब्द मौत से कम नहीं था। अब मैं जान चुका था दीक्षा के साथ औलाद इसलिए नहीं हुई कि वो बीमार नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर कमी थी और मैंने उस कमी को स्वीकार नहीं किया था।
मैं बाप नहीं बन सकता था, मैं बांस था। मैं अपनी कमजोरी का बोझ उस पर डालकर उसे भी खत्म करने की कोशिश की। मेरे दिल अब सुस्त पड़ चुके थे। अब मैं यूं ही अकेला भटकता रहता, कभी किसी पार्क में, कभी किसी मंदिर में, लोगों के पीछे नजर आने लगा। अब खुद नजरअंदाज हो चुका था। अक्सर लोग आकर मुझे खाना दे जाते। और आप लोग जहां कहीं से भी मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।